फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग 111 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 111। Bread chamber sedimentation, digestion and drying process are processes followed to treat and dispose dash waste। तो हमने पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमने उसमें भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी को हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउस होल्ड से जो वेस्ट वाटर निकलता है, तो वो पाइपलाइन के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। तो यहाँ पे एक चेम्बर होता है जहाँ पे बार स्क्रीन लगी होती है, जिनको हम बार स्क्रीन चेम्बर कहते हैं। और वहां से जब वाटर को पास कराया जाता है, तो वहां से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है, जैसे पेबल्स, स्टोन, प्लास्टिक रैपर्स एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पे बार स्क्रीन चैम्बर पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्या बचता है, तो पानी वो फिर चला जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जितना भी मिट्टी, सैंड, ये सारा जो कलेक्ट होना होता है, वो नीचे हो जाता है। फिर इस वाटर को एरेशन टैंक में भेजा जाता है। तो एरेशन टैंक में मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं, जिसमें और ये एरोबिक बैक्टीरिया इसमें इस वजह से डाले जाते हैं क्योंकि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो इन एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की भी बहुत नीड होती है। तो इनमें ये एरेशन टैंक में अलग से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइपलाइन। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया वाटर की इम्प्योरिटीज को कंज्यूम कर लेते हैं, तो इस वाटर को भेज दिया जाता है वाटर बॉडीज में मिक्स करने के लिए। तो अगर वो वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, तो उसमें यूवी रेज ट्रीटमेंट या क्लोरीन ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। और फिर ये जो हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरियाज बचे थे, तो एरोबिक बैक्टीरियाज के साथ वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो और भी इम्प्योरिटीज बची थी, तो उनको स्लश ड्राइंग बेड में डाल दिया जाता है, जहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज रहती है उनका वाटर ड्राई हो जाता है और लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। तो उसे अदर पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे एज कंपोस्ट सॉइल में। तो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक ब्रशअप। तो इसमें बताना, जैसे ग्रिड चेम्बर यानी प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जहाँ पे हमारा जो सॉलिड इम्प्योरिटीज थी, जहाँ पे फिल्टर हुई थी। सेडिमेंटेशन, डाइजेशन मतलब एरेशन टैंक की बात हो रही है। और ड्राइंग यानी स्लश ड्राइंग बेड की बात हो रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस था, ये किसको डिस्पोज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैसियस वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट वाटर, ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वेस्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 112। Which of the following option holds true regarding the waste management? तो ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो रिड्यूस मीथेन जनरेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूस एनर्जी और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो चलिए ये जो 4 ऑप्शन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस मीथेन जनरेशन। तो मीथेन जनरेशन क्या होता है कि जैसे कि लैंडफिल्स में जब वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, तो उसमें से मीथेन गैस जनरेट होती है। कि आपको पता होगा कि मीथेन गैस जो होती है, वो ग्रीन हाउस गैस है और वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती है। तो मीथेन गैस को तो रोकना भाई बहुत जरूरी है। तो इसको हम एक पाइप के थ्रू या ट्यूब के थ्रू कलेक्ट करके इसको प्यूरिफाई करके एज हम लोग बायोगैस यूज कर सकते हैं और इसे नेचुरल गैस के सप्लाई में मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है कि उनको पता होना चाहिए कि वेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करते हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी क्योंकि इसमें लोगों की भी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस एनर्जी। तो जैसे कि हमने अभी मीथेन जनरेशन के बारे में बात किया, तो इससे जो बायोगैस निकली, तो हम इसे एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 113। क्रश ग्लास
that is suitable for recycling by a glass manufacturer is called। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्रश ग्लास दिख रही होगी। तो इस जो ग्लास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो ये उसको रिसाइकल करके न्यू ग्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ग्लास बॉटल, सैंडविच, जो अदर प्रोडक्ट होते हैं इन क्रश ग्लास को यूज करके बना सकते हैं। तो इस क्रश ग्लास को कहते क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स, ऑप्शन नंबर सी कोरल, ऑप्शन नंबर सी कलेट, ऑप्शन नंबर डी पेलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कलेट। तो जो क्रश ग्लास होता है तो इसको कहते हैं कलेट। तो कलेट का अगर यूज देखा जाए तो इसको हम लोग रिसाइकल करके डिफरेंट ग्लास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इस कलेट को फिर मेल्ट करके इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कलेट। Now let's move on question number 114. An undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water, land or soil that may have detrimental effects on living organism is also known as। जो हमारे environment में जो undesirable जो change हो रहे हैं, जैसे physical, chemical, biological change, तो जो कि air, water, soil, इन सब की क्वालिटी को चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इनकी क्वालिटी को, और इनके लेस क्वालिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बुरे इफेक्ट्स। तो इससे बहुत बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। तो इन सब के ऊपर ये जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं आजकल क्लाइमेट में, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो उस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी एफॉरेस्टेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉल्यूशन। तो कई सारे लोग ये चेंज वर्ड को देख के क्लाइमेट चेंज भी लगा सकते हैं, पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए pollution। Question number 115. Smoking is injurious to health as it destroys the hair-like structures in the lung that prevent the deposit of dust, germs and other harmful particles when air is inhaled. Name the hair-like structure which is found in the lungs. तो स्मोकिंग होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक हो सकता है। ये क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि जो लंग्स में एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ये जो देख रहे हैं ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, तो ये डैमेज हो जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये हेयरली लाइक स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इनका काम जो होता है, जैसे हमने जो एयर इनहेल की है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स और पर्टिकुलेट मैटर जो हमने इनहेल की है, तो इसको म्यूकस के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से निकालना होता है। तो जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स तो डिपॉजिट होते जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लैरिंक्स, ऑप्शन नंबर बी एल्वेओलाई, ऑप्शन नंबर सी सीलिया, ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सीलिया। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये विंड पाइप की सरफेस के ऊपर आपको सीलिया, छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सीलिया आपको दिख रहे होंगे। तो ये सीलिया फिर म्यूकस प्रोड्यूस करता है। तो इससे म्यूकस का काम क्या होता है? जो हमने जो इम्प्योरिटीज इनहेल किए जैसे पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये उस म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे और फिर सीलिया उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा और फिर वो हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सीलिया। Now let's move on question number 116. Pollutant that directly cause air pollution are known as। तो हमें ऐसे pollutant बताने जो कि air pollution directly cause करते हैं। तो यानी उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया ऐसे pollutants को? तो ऑप्शन नंबर ए precipitators, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी pollutant, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन नंबर डी टर्शरी पॉल्यूटेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी नाम से पता चल रहा है कि ये एयर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं जैसे व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इन सब से जो निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट है, स्मोक है, जब वो एयर में मिक्स होता है तो ये बन जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो चलिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को भी समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो आप देख
देख सकते हैं यहाँ पे कार से निकलता है बहुत सारा हार्मफुल गैस। तो केवल कार ही नहीं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं और फैक्ट्री से जो गैस एमिशन हो रहा है, तो इनमें से निकलती है बहुत सारी हार्मफुल गैस। और ये इसी हार्मफुल गैस को क्या कहते हैं हम लोग, इसी हार्मफुल गैस को हम लोग कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जब यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को हम लोग स्मॉग एंड एसिड रेन के फॉर्म में देख सकते हैं। तो हमने ये भी समझ लिया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट ये होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली पॉल्यूट करता हो, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ एनवायरनमेंट जब रिएक्ट करता है तो फिर वो बना देता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 117, स्मॉग, एसिड रेन आर एग्जांपल्स ऑफ। हमने अभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल्स देखे, तो क्या होते हैं, स्मॉग एंड एसिड रेन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो हमने अभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसिड रेन। तो एसिड रेन को भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एसिड रेन में ये जो नॉक्स एंड सॉक्स होता है, ये मेन रोल प्ले करते हैं। तो नॉक्स यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड सॉक्स यानी सल्फर के ऑक्साइड, और ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होते हैं, तो वाटर एंड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो ये फिर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलके बनाते हैं एसिड रेन। और फिर ये जो अर्थ पे रेन होती है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही, हम लोग इसे एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, Which of the following is not relatable impact of air pollution? अभी हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया, तो ये भी है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इनमें से बताना है कि ये जो इफेक्ट्स दिए हुए, तो इनमें से बताना है कि कौन सा इफेक्ट ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लंग डिजीज, ऑप्शन नंबर बी, एसिड रेन, ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी, लीचेट रिलीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लीचेट रिलीज। तो लंग डिजीज यानी जो हम लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हम लोग टॉक्सिक एयर इनहेल करते हैं, तो इसकी वजह से लंग डिजीजेस होती हैं। और एसिड रेन, तो एसिड रेन अभी हमने पढ़ा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कि ये जो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो नॉक्स एंड सॉक्स रिलीज होते हैं, तो फिर यही रिएक्ट करके एसिड रेन करवाते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग एयर पॉल्यूशन से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, तो इनके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पर लीचेट रिलीज, ये जो इंडस्ट्रीज से और हाउस होल्ड से ये जो वेस्ट आ रहा है, वेस्ट वाटर, अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो ये सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं और वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं। तो ये लीचेट रिलीज सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो जब ये वाटर इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो ये लैंड को पॉल्यूट करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो ये फिर सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और उसमें होने वाली क्रॉप को अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, तो उसे बहुत सारी बीमारी हो सकती है इनडायरेक्टली। तो इसमें हमसे पूछा गया था एयर पॉल्यूशन से, इसमें ऐसा इफेक्ट बताना है जो कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ना हो। तो ये तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है और सॉइल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लीचेट रिलीज। क्वेश्चन नंबर 119, द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एयर पॉल्यूशन के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स यानी जो बहुत नुकसानदायक जो इफेक्ट्स है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन यानी कि एयर में पॉल्यूटेंट का कितना कंसंट्रेशन है, वो पॉल्यूटेंट कितने प्रपोर्शन में है। तो ये भी डिपेंड करता है कि ये हमारी
ये हमारी हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर यानी हम कितने देर तक बाहर के इन्वायरमेंट में एक्सपोज हमें किया जा रहा है कि हमें उतना इफेक्ट होगा। कि जैसे जो बाहर ज्यादा रहते हैं, जिनको बाहर ज्यादा काम रहता है, तो उनमें ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स देखे गए एयर पोल्यूशन के, और जो घर में रहते हैं तो उनमें कम इफेक्ट देखा गया है एयर पोल्यूशन के। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पे भी ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉल्यूशन। हेल्थ स्टेटस मतलब कि पूरे पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या तो ऐसे लोग रहते हैं जिनको एयर पोल्यूशन से दिक्कत है, या तो उन्हें पहले से ही कोई बीमारी है। तो ये हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव options. Question number 120. The widely used method to filter particulate matter present in industrial exhaust is known as. तो हमें ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो निकलता है, इंडस्ट्री से जो हार्मफुल स्मोक निकलता है, तो उस स्मोक में जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ऑप्शन नंबर बी, चिमनी। ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये कुछ इस टाइप का डिवाइस दिखता है। तो चलिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसका थोड़ा वर्किंग समझ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईपीएस भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे इसका इनलेट है जहाँ से जो पॉल्यूटेड एयर है, इम्प्योर एयर है, ये इसके अंदर इंटर करेगी। तो ये इंटर गैस जब करती है इम्प्योर एयर, तो ये जो ईपीएस होता है ये पूरी तरह से स्टीम से भरा होता है। तो ये जब इसमें एयर इंटर करती है तो इसमें का पर्टिकुलेट जो मैटर होता है वो चार्ज हो जाता है। हाँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जो इसका वॉल होता है, तो ये वॉल भी चार्ज होती है। तो ये चार्ज पर्टिकुलेट मैटर ये वॉल से इसकी चिपक जाएंगी और फिर क्या निकलेगा, विदाउट एनी पर्टिकुलेट मैटर वाला। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, और आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक